हाँ हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर सेट्स। डेफिनेशन, ये जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हर चैप्टर में इसका यूज है, चाहे आप सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ें, रिलेशन फंक्शन पढ़ें, कैलकुलस पढ़ें, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। और ये सेट थ्योरी को सिस्टमेटिक वे में एक बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्टों को कवर करते हुए हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझें और जो भी सारे कंसेप्ट आप सीखते जाएँ, जो भी सारी क्लासेस को अटेंड करते जाएँ और इनके अपने अलग से सेपरेट नोट्स और बनाते जाएँ। चलो देखो इधर, सेट is a well defined collection of objects. Set is a well defined collection of objects. तो बेटा ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मैथमेटिकली इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे वो बोर्ड हो, मार्कर हो, कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स से बेटा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, उसे हम सेट कहेंगे। कैसा कलेक्शन बेटा? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छे से डिफाइंड, सुपरिभाषित। तो मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लेके आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। देखो बेटा कुछ इलस्ट्रेशंस। collection of vowels in English alphabet। तो जिसे भी वॉवेल्स की, अल्फ़ाबेट्स की अंडरस्टैंडिंग है, उनसे आप पूछेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स बताइए, तो उन सबका जवाब एक जैसा होगा, ए ई आई ओ यू। ये चेंज नहीं होगा, है ना? सबका जवाब एक जैसा आएगा, ए ई आई ओ यू। अच्छा बेटा एक और हमने लिया, अभी कुछ और कलेक्शन ले रहे हैं, फिर हम समझेंगे बेटर तरीके से कि उनमें कौन सा वेल डिफाइंड होगा, कौन सा नहीं होगा। एक और हमने लिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर अगर आप लिस्ट करें तो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स, जिनसे भी हम काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं चीज़ों को, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। एक और देखो बेटा, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x minus 1 into x minus 2 equals to 0, collection of prime numbers, एक सेकंड इसे फ्लाइट मोड में कर देते हैं। चलो भाई, तो एक सेकंड बेटा इधर ध्यान दो सामने। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, ये भी आप बता सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। भी दिनों के नाम है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सब जानते हैं, ये फिक्स है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, जितने भी क्रिकेट को पसंद करने वाले, देखने वाले लोग हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन सभी से अगर आप पूछें कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन है, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका जो जवाब आएगा बेटा, सबका ओपिनियन बेस्ड आएगा। कोई रोहित शर्मा को बताएगा, कोई MS धोनी, कोई विराट कोहली, कोई सचिन, कोई और। तो यानी सबका जवाब एक जैसा नहीं आ सकता। तो हमें कहेंगे कि भाई ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबका जवाब एक जैसा नहीं आ रहा है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है।
चेंज होगा, ये ओपिनियन बेस्ड आएगा। यानी जो सेट होता है ये क्वालिटेटिव नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव होता है। अगर इसमें कुछ मेजरमेंट लगा दें कि वो वाले प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरी की हो या 20 से ज़्यादा सेंचुरी की हो या 100 से ज़्यादा विकेट्स लिए हों, ऐसा कोई मेजरमेंट लगा दे तो वो सेट हो सकता है। लेकिन ये जो जैसे अभी लिखा है बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, ये क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है बेटा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, कलेक्शन ऑफ रूट्स, आप बात करें इसके रूट्स की तो इसके रूट्स सब जानते हैं 1 और 2 होंगे। इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स होंगे 1 और 2 होंगे, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात से। इस इक्वेशन के रूट्स 1 और 2 होंगे। जिसे भी ये इक्वेशन सॉल्व करना आएगा तो वो इसके रूट्स निकाल देगा, 1 और 2 होंगे। भाई ये 1 पे 0 बनेगा और 2 पे, ये 1 और 2 ही दो वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, है ना। अच्छा, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर आप जानते हैं, ऐसे दो नंबर, सॉरी ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है ना। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। या फिर हमने एक और लिया, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ्स। हालांकि सबसे कठिन टॉपिक मैथ में कौन सा है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, सबका एक जैसा जवाब नहीं हो सकता। मान लो आपने 10th की मैथ पढ़ ली है, अब आपसे पूछा जाए बेटा 10th में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, कोई बच्चा कोई अलग चैप्टर बताएगा, ट्रायंगल, कोई बताएगा ट्रिग्नोमेट्री, कोई बताएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी सबका जवाब एक जैसा नहीं आएगा। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। नॉट अ सेट लिख देती है, नॉट अ सेट, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो सेट नहीं होता है। अच्छा बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसे हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या सेट के मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट के मेंबर। तो ये वॉवेल्स ए ई आई ओ, ये सारे क्या है? मेंबर्स हैं सेट के, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको मिलाकर के एक सेट बनता है। तो देखो इधर, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड का मतलब आपने इन सारे एग्जाम्पलों में देख लिया होगा। अगर जो एलिमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं, ये बेटा पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करने लगे, चेंज होने लगे, लोगों की ओपिनियन के हिसाब से आंसर आने लगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यूजुअली हम सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बेटा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर लेटर्स आ रहे हैं तो, नंबर्स आ रहे हैं तो फिर तो नंबर ही रहेंगे, है ना। कुछ स्पेशल सिंबल है तो फिर वही रहेंगे। यूजुअली ऐसा होता है, कैपिटल भी लिख देते हैं, पर आमतौर पे ऐसा होता है। सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं बेटा इस तरीके से। कैपिटल ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 3, कैपिटल वी बराबर हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू। यूजुअली ऐसे करते हैं, और ये करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। और अलग करने के लिए बेटा कॉमा यूज होता है एंड के लिए, मतलब एक एलिमेंट ए है एंड दूसरा एलिमेंट ई है, ये जो कॉमा है ना वो सेपरेट कर रहा है। हर एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, और सारे एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आइए कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है आपको। मान लो कहीं पर आपने इस तरीके से लिखा दिया 1 2 3, और मान लो बेटा किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 2 3 1, मान लो किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 3 1 2। तो बेटा ये अलग अलग सेट नहीं है, एक ही सेट होता है, ये एक ही सेट होता है। सेट के एलिमेंट्स आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हमें कह सकते हैं ऑर्डर या अरेंजमेंट, कुछ भी बोल दीजिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर।
अच्छा बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मान लो 1 2 लिखा है कहीं पे ऐसे लिखा है 1 1 2 2 1 2 1, तो वो एक ही बात होती है। हम इस वाले सेट को ऐसे ही लिखते हैं, एलिमेंट रिपीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एलिमेंट रिपीट होने से फर्क नहीं पड़ता, ये सेट और ये सेट एक ही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट के अंदर 7 एलिमेंट्स नहीं हैं, केवल 2 ही एलिमेंट है। 7 एलिमेंट्स नहीं, केवल 2 हैं, यानी जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको एक बार ही काउंट करेंगे, नहीं तो ओवर काउंटिंग हो जाएगी, ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ठीक है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। एलिमेंट अगर रिपीट होकर के आते हैं इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट every set is a collection, every set is a collection but it is not necessary every collection is a set। बेटा ये भी ध्यान रखना है, हर सेट कलेक्शन होगा बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। हर सेट कलेक्शन होगा बट हर कलेक्शन सेट नहीं होता, ओनली वेरी डिफाइंड कलेक्शन सेट होता है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, सेट की डेफिनेशन सीखी। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन तो होगा बट वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशंस देखे, वॉवेल्स किसी से भी आप पूछ लेना, वॉवेल यही बताएगा वो, नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बेटा अगर आप पूछोगे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा, सबके आंसर ओपिनियन बेस्ड होने लगेंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। इसके बाद हमने आपको बताया बेटा सेट को हम यूजली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एलिमेंट्स को हम अक्सर स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल से भी लिख सकते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है इस तरीके से, कैपिटल लेटर एलिमेंट को स्मॉल लेटर करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, हर एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया कि एलिमेंट आगे पीछे होकर के आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा मान लो कई बार इस तरीके से लिखा है तो उसको लिखने का एक प्रॉपर जो तरीका होगा वो बेटा यही होगा, एलिमेंट रिपीट नहीं कराते, इस तरीके से लिखते हैं इसको, 1 1 2 2 2 कितनी बार आ रहे हो बस आप एक ही बार लिखेंगे, बार बार रिपीट कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। फिर आगे हमने आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया कि हर सेट कलेक्शन होगा बट हर कलेक्शन सेट नहीं होगा, उसका उल्टा ट्रू नहीं है बेटा, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, सम स्टैंडर्ड सेट। वो सेट्स बेटा कौन से हैं आइए देखते हैं। अगर मान लो कहीं पर ये आपको मिलता है n, ये n कहीं पर मिलता है तो n का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। इन्हें हम इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3, इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर सारे। अगर मान लो कई बार ये वाला सिंबल आपको मिलता है, कुछ ऐसे जनरल सिंबल है सेट्स के जो हमें आने चाहिए, जिनका काफ़ी यूज होगा। आगे आप देखेंगे W, ये बेटा बताता है सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बताएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3, इस तरीके से। अगर हम बात करें Z की तो ये होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में बेटा ये आते हैं
-3 -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर्स में आती है ना। बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, और ये जो बेसिक टूल्स है ना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना पड़ेगा। कई बार बच्चे आते हैं और बताते सर हमने सेट पढ़ लिया, फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें पूछते हो, बच्चे उन्हें नहीं बता पाते। एक सिस्टमेटिक वे में सारे कंसेप्टों को बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसका हर चैप्टर में यूज़ होता है बेटा, हर चैप्टर में, मोस्टली चैप्टर्स में यूज़ होता है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पूरे मैथ को बाइंड अप करके रखता है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम आई से भी लिखते हैं, लेकिन जेड ज़्यादा मिलता है। आई से भी लिखते हैं, जेड ज़्यादा जगह मिलेगा आपको, कहीं कहीं आई भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो कहीं पे बेटा जेड प्लस आपको मिल जाए, जेड प्लस, इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिख दिया करेंगे जल्दी शॉर्ट में। मान लो कई बार ऐसे मिल गया बेटा जेड माइनस, तो ये होगा आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव ऐसे लिख दिया करेंगे आगे हम, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। मान लो बेटा कहीं पर देखो, एक सेकेंड, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3। अगर बेटा कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिल गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिल गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, कहीं पे कोई थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अक्सर ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं, तो हमें इनके बारे में बेटा पहले से पता रहना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, तो बेटा इसका मतलब कई बच्चे क्या करते हैं सर पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव का मतलब वो बताते हैं पॉजिटिव, तो बेटा नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस जीरो, जीरो भी आएगा। बेटा जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, जो इंटीजर्स होते हैं सारे इंटीजर्स, वो साइन वाइज, SIGN, साइन वाइज 3 टाइप के होते हैं। एक तो बेटा पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, और एक हमारा जीरो होता है, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी अगर मैंने कहा नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए भाई मुझे, पॉजिटिव और जीरो दोनों आएंगे। अगर मैं बोलूँगा नॉन पॉजिटिव तो ये दोनों आएंगे, अगर मैं बोलूँगा नॉन जीरो तो बेटा ये दोनों आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, मतलब ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव आएंगे, जीरो भी आएगा, जीरो भी लेकर के चलना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऐसा कई जगह लिखा हुआ आपको मिला करेगा, तो जीरो भी आएगा। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, यानी पॉजिटिव आएंगे और जीरो वाले आएंगे। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएंगे बेटा, इस तरीके से। तो अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात कर दूं तो वो आप समझ गए होंगे कौन से वाले आएंगे। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें ये वाले आ जाएंगे आपके, जीरो भी आएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो आगे, अगर हम बात करें नॉन जीरो, नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो, जीरो नहीं आएंगे, दोनों आ जाएंगे आपके। तो इसमें आएगा आपका +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, मतलब जीरो नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं बेटा क्यू। ये क्यू अगर कहीं पे मिलता है आपको, क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q जीरो नहीं होना चाहिए, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं। और ये सब बेसिक चीज़ें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं, केवल मैं यहाँ पे सेट के हिसाब से बता रहा हूँ कि इनके मतलब क्या है। Z का मतलब इंटीजर्स, Z+, W, N, Q का मतलब क्या है बेटा, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स।
एम कर्ली ब्रैकेट में लिख के नहीं दिखा पाएंगे, रेशनल नंबर्स है ना। कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1/2, 1/3, -2, -4, 5, 6, 0, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। √3 ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना, वो इरेशनल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आर होता है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या होता है बेटा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब तक मतलब आप 11th में आई हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब तक 10th में जितने भी नंबर आपने देखे वो सारे रियल ही थे। रियल नंबरों के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और रियल और इमेजिनरी दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे सीखेंगे। अभी आप ये ध्यान दो बेटा, रियल नंबर ये रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके बनते हैं, रेशनल और इरेशनल। यानी हम कह सकते हैं -∞ से लेकर के +∞ तक के सारे नंबर, -∞ से लेकर के पूरी नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, इरेशनल की अगर हम बात करें बेटा, इरेशनल नंबर तो उन्हें हम ऐसे लिख देते हैं, R - Q से लिख देते हैं। कभी कभी Q डैश या Q के ऊपर C या Q के ऊपर बार भी मिल सकता है। इसका मतलब होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये हमें ध्यान रखनी है, कुछ स्टैंडर्ड सेट है जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन इसके करके देखते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट कलेक्शन एंड सेट गिव रीजन। तो ये हमने आपको समझा दिया है। सेट ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन का, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही कहेंगे। तो जो अकेला कलेक्शन है वो तो ग्रुप ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग्स हो सकता है, लेकिन वेल डिफाइंड थिंग्स आएंगी तो उसे हम सेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें बताना है कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक बेटा? 49 तक। यस, सबका जवाब एक जैसा होगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 50 कर देता तब भी वो सेट होगा। ग्रेटर देन 50 सबको पता है, 51 52 53 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, ये सेट नहीं हो सकता बेटा, अभी अभी बताया है आपको। गुड हॉकी प्लेयर, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बेस्ट ऑथर, ये नहीं होंगे ना। चलो बेस्ट मूवी, अब किसी को बेस्ट मूवी कोई और लगती होगी, किसी को कोई और लगती होगी, ये रहता है। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, यस, एक स्कूल में जो भी गर्ल्स और बॉयज होते हैं वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो नहीं होगा, सारी लड़कियां लड़ जाएंगी, हम ही ब्यूटीफुल हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होगा, ये वेरी डिफाइंड नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ सिंबल्स हैं, जब हम ये सेट थ्योरी पढ़ेंगे आगे, फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे और आगे मैथ में पढ़ेंगे, तो ये कुछ बेसिक सिंबल है जो हमें आने चाहिए। चलो बेटा इनके बारे में भी देखते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? इन्हें मैं समझाता जाऊंगा क्या बोलते हैं, किस रेफरेंस में यूज हो रहा है। सिंबल तो अलग होते हैं, जैसे ये एप्सिलॉन से बना है, यहाँ सेट थ्योरी में मैथ्स में किस रेफरेंस में यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम इनको इलिस्ट्रेशंस लेकर के, एग्जाम्पल्स लेके भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको और बेटर से समझ में आ जाए। इसे बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। आइए पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर इनके बारे में समझाएंगे, फिर इनका एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फिर इनके बारे में समझेंगे। सारे सिंबलों के बारे में हम समझने वाले हैं। चलो बेटा इधर ध्यान दो, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में देखते हैं। देखो बेटा इधर ए बराबर कोई एक सेट है अपने पास 1 2 3, और मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ और ट्रू फॉल्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स। पहला स्टेटमेंट 1 बिलोंग्स टू ए
बताओ बेटा ट्रू फॉल्स। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या एलिमेंट 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? क्या ये एलिमेंट 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? यस, ये करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे, या 1 इज अ मेंबर ऑफ ए पढ़ेंगे, या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए पढ़ेंगे हम इसे। अच्छा, कहीं भी मान लो ऐसे लिखा हुआ है -2 बिलोंग्स टू ए, ये बेटा फॉल्स है, ये गलत है। -2 इसके अंदर नहीं है, -2 इसके अंदर नहीं है। मान लो कहीं पर ये लिखा है, बताइए बेटा ये ट्रू फॉल्स, ये बताओ। पहले आप खुद करने की कोशिश करो, बताओ ये कैसा होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कई बच्चे से ट्रू बता देते हैं, लेकिन ये बेटा फॉल्स है। ये कैसा है? फॉल्स। अब आप कहेंगे सर 3 तो इसमें था, फिर आप फॉल्स क्यों बता रहे हैं इसे? आइए समझते हैं इसके बारे में। ये बेटा फॉल्स क्यों है? अच्छा, एक और मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, मतलब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। 3 बिलोंग्स टू ए, ये बेटा ट्रू है, ये ट्रू है। ये कैसा है? ट्रू है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हम बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू कुछ भी यूज कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, राइट साइड में आता है सेट और लेफ्ट साइड में आता है एलिमेंट। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। राइट साइड में क्या आता है? सेट। लेफ्ट साइड में क्या आता है? एलिमेंट। ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आएगा सेट, यहाँ पे आएगा एलिमेंट, यहाँ पर सेट, यहाँ पे एलिमेंट, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू है, 3 एक एलिमेंट होना चाहिए। देखो 3 एलिमेंट है, लेकिन मैंने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दिया है, ये एलिमेंट नहीं है भाई, ये तो सेट बन गया। ये क्या बन गया? ये सेट है, नॉट एलिमेंट। ये एलिमेंट नहीं है, ये हमने सेट बना दिया था, इसीलिए ये फॉल्स किया गया है। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई आपको? चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ए बराबर 1 2 कर्ली ब्रैकेट में 3। अब हमने कहा 3 बिलोंग्स टू ए, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। एक मिनट बेटा, 3 इसके अंदर है ही नहीं। देखो 1 2, ये कर्ली ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, यानी सेट का एलिमेंट एक सेट हो सकता है, सेट का एलिमेंट एक सेट हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया, तो एक सेट आ गया। अगर मैं ऐसे लिखता कर्ली ब्रैकेट में 3 बिलोंग्स टू ए, तो ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू हो जाएगा बेटा, अब सही है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ट्रू माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने फॉल्स किया, क्योंकि यहाँ अकेला 3 था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 नहीं था। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब ये ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू हो जाएगा, 3 ए में नहीं है, 1 2 3 ए में नहीं है। बताओ बेटा क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से करना पड़ेगा। आइए एक और देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए बराबर 1 कर्ली ब्रैकेट में 2 3। पहली बात बेटा मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट होगा, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। मैंने कहा बताइए 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 2 3 कर्ली ब्रैकेट में बिलोंग्स टू ए, तो ये होगा ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक तो 1 है और एक एलिमेंट सेट बन के आ रहा है। एक जो एलिमेंट है वो सेट बन के आ रहा है कर्ली ब्रैकेट में 2 3, तो ये बेटा ट्रू होगा, ये दोनों फॉल्स होंगे। तो अब ये चीज़ मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मैं सारे सिंबलों को आपको समझाने वाला हूँ। तो ये 2 सिंबल हमने समझ लिए। आइए इनके बारे में देखते हैं बेटा, इनके बारे में देखते हैं। इसे बोलते हैं इज लेस देन, और ये होता है बेटा इज ग्रेटर देन, और ये होता है इज लेस देन और इक्वल्स टू, और आएगा। ये होता है आपका इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज ग्रेटर देन और बीच में आता है बेटा, और अथवा, इसका मतलब है अथवा या फिर या। तो आइए इसके इलस्ट्रेशन लेते हैं।
चलो देखो बेटा इधर कहीं पे लिखा है 2 लेस देन 5, कहीं पे लिखा है 2 लेस देन इक्वल टू 5, कहीं पे 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1। आइए देखते हैं बेटा 2 इज लेस देन 5, दिस इज ट्रू। 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कई बच्चे इसे फॉल्स बता देते हैं। एक मिनट बेटा ध्यान से सुनना, 2 5 से लेस देन होगा या इक्वल होगा, और ओ आर यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। या तो लेस देन या इक्वल, एनी वन करेक्ट होगा। साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं हो सकती हैं। दुनिया में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, आप सोच के बताइए ऐसा कोई एग्जांपल जहां पे लेस देन और इक्वल दोनों सेटिस्फाई होते हो, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। 2 लेस देन 5 या तो केवल लेस देन आएगा या फिर इक्वल आएगा, दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो कंप्लीट स्टेटमेंट को हम ट्रू बोल दें बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमने कहा 2 लेस देन 2 नहीं है बट इक्वल टू यस है तो ट्रू हो जाएगा। एक इक्वल तो यहाँ पे लगा है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स, क्योंकि यहाँ तो लेस देन भी नहीं है बेटा 2 1 से और ना ही इक्वल होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों सिंबल समझ में आ गए होंगे, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, चलो बेटा इधर आते हैं फिर वापस। आइए इसे देखते हैं, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, इसे बोलते हैं डज नॉट इम्प्लाइज दैट, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, या फिर ऐसे भी बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिखते हैं ना IFF। आइए इन तीनों के लिस्टेशन लेता हूं, इम्प्लाइज, डज नॉट इम्प्लाई और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। आइए इनके लिस्टेशन लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करो, इफ दिस देन दिस, आप ऐसे समझने की कोशिश करो। दोबारा से सुनो मेरी बात, इफ दिस देन दिस पहला तरीका, या ऐसे समझो नॉर्मल। देखो x बराबर 2 है, इस बात का ये मतलब हुआ कि x स्क्वायर बराबर 4 होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। x बराबर 2 है, इसका मतलब ये होगा कि x स्क्वायर बराबर 4 है, सही बात है। यहाँ से यहाँ आने पे ये बात ट्रू आ रही है तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा सत्य हो जाएगा बेटा। ये कैसा होगा? ट्रू स्टेटमेंट। अगर मान लो कहीं पर ऐसे है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 2, बताओ बेटा कैसा होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इफ दिस देन दिस। सोचो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इस बात का ये मतलब होगा कि एक्स बराबर 2 होगा। फॉल्स, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो सही था, यहाँ मतलब ये देखो कन्वर्स ट्रू नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इस बात का ये मतलब है कि एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होगा। ये क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स हमें मिलेंगे बेटा। कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इस बात का ये मतलब है कि एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होगा। ये अब ट्रू हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर बराबर 4 डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 2, ये भी ट्रू होगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इस बात का ये मतलब नहीं है कि एक्स बराबर 2 ही होगा, भाई माइनस 2 भी होगा, है ना। तो ये अब ट्रू हो जाएगा, अब ट्रू हो जाएगा, हमने डज नॉट इम्प्लाई कर दिया है। अच्छा अब इसे देखते हैं बेटा, x बराबर 2, अब ये वाला सिंबल देखेंगे, ये वाला सिंबल, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक सेकेंड बेटा, यहाँ से यहाँ जा रहे हूँ तब भी ट्रू आए, और यहाँ से यहाँ जा रहे हूँ तब भी ट्रू आए, तब इस स्टेटमेंट को ट्रू कहा जाएगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का मतलब ये है, वाइस वर्सा, मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से यहाँ, बाई कंडीशनल होता है ये। तो आइए देखते हैं बेटा, x इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर 4 होगा, दिस इज ट्रू, और एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स बराबर 2 होगा, दिस इज फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है,
तो फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स। ये पूरा स्टेटमेंट गलत बोला जाएगा। अगर मान लो ऐसे दिया है x इक्वल टू 2 और ये सिंबल x की पावर 3 इक्वल टू 8। अब बेटा आप यहां से आ जाएंगे, दिस इज ट्रू, यहां से आ जाओगे, दिस इज ट्रू, तो ये फाइनल स्टेटमेंट ट्रू बोला जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आपको बेटा? आइए और लेते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। और x बराबर 2, ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस नीचे कम है, यहाँ लिख देता हूँ। x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई 1/x इक्वल टू 1/2। आप यहाँ से आ जाएंगे, बताइए ट्रू फॉल्स? सही बात है बेटा, यहाँ से यहाँ जाएंगे यही मिलेगा और यहाँ से आने पे भी यही आएगा। तो स्टेटमेंट कैसा बोला जाएगा? यहाँ से यहाँ जाने पे भी ट्रू हो और यहाँ से यहाँ जाने पे भी ट्रू हो, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू बोला जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आगे बेटा आपको? यहाँ तक के सिंबल कवर हो गए। आइए इन्हें और समझते हैं। इसे बोलते हैं बेटा फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसे? फॉर ऑल। इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसे बोलते हैं बेटा दैट इज। इसे बोलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। इसे बोलते हैं ए डिवाइड्स बी। इसे बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। सच दैट के लिए एक सिंबल और आता है, इस तरीके से सिंबल आता है। एक वर्टिकल बार और आता है इसके लिए, इस तरीके से एक वर्टिकल बार भी आता है, ठीक है। सच दैट के लिए ये भी मिलता है, ये डंडा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इन्हें समझते हैं। इनके एग्जाम्पल्स और लेता हूं मैं। बेटा देखो इधर कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए इधर देखते हैं बेटा। ये कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स की प्रत्येक नेचुरल वैल्यू के लिए अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। आप दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, आप उसका स्क्वायर कीजिए, 0 से बड़ा ही मिलेगा। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, आप उसका स्क्वायर करें, 0 से बड़ा ही मिलेगा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए फॉर ऑल लगाए ना, एक्स की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 0 से बड़ा ही आएगा। इट इज फॉल्स। ये बेटा गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? एट एक्स इक्वल टू 0 वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पे ये फॉल्स हो रहा है। अगर मैं एक्स बराबर 0 लेता हूँ, 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 मिलेगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। 0 इज इक्वल टू 0। 0 खुद के बराबर होता है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है। एक्स अगर रियल है तो एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। ये फॉल्स है बेटा। अच्छा यहाँ इस स्टेटमेंट को देखेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। इट इज ट्रू। एनी रियल नंबर, बेटा दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लेना, एनी रियल नंबर, उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही मिलता है। इट मीन्स एनी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये बोल सकते हैं कैसा होता है बेटा? नॉन नेगेटिव होता है। कोई भी रियल नंबर लेना, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे आपको पॉजिटिव मिलेगा अथवा 0 मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता। अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा बेटा। कैसा होगा आपका? इमेजिनरी नंबर होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए और कौन से सिंबल रह गए? हाँ, देयर एग्जिस्ट वाला देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट, इसी स्लाइड पे कर देता हूँ इसको भी, इसे इधर ले आती हैं। ओके चलो बेटा देखो, देयर एग्जिस्ट के बारे में कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। आइए बेटा इधर देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर जरूर होगा दुनिया में। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसा कोई कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है।
जैसे ये सिंबलों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपको आ जाए। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा कि उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वी विल गेट 4। तो अगर हम जानते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ऐसा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, ऐसा नंबर है, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो कथन है वो सही है बेटा। ये क्या है? ट्रू है। ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है अपने पास 2 होता है कि अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है। अच्छा, आगे यहाँ पे कह रहा है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n x स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है सच दैट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल इज इक्वल टू 3। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है कि उसका स्क्वायर करने पे 3 आता हो बेटा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? √3 का स्क्वायर 3 होगा, -√3 का स्क्वायर 3 होगा, बट √3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वो तो इरेशनल हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी ये जो नंबर हमारा होगा वो ये जो स्टेटमेंट होगा ये फॉल्स होगा। ऐसा कोई ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसा कोई नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा कि उसका स्क्वायर करने पे मुझे 3 मिलेगा, और ऐसा कोई नंबर तो होता नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ देखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है कि ऐसा कोई रियल नंबर जरूर होता होगा दुनिया में कि उसका स्क्वायर करूँ मुझे -2 मिल जाए। फॉल्स, अभी अभी बताया है। जितने भी दुनिया में रियल नंबर हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही मिलता है बेटा, ये ध्यान रखना। अगर मैं ये कह देता देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ऐसा कोई रियल जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उसका स्क्वायर 0 आएगा, यस ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ऐसा रियल नंबर है बेटा, 0 है अपने पास, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलता है। तो इन सिंबलों के बारे में हमने बेटर से समझ लिया है। और ये तो दैट इज x प्लस 2 बराबर 5, तो दैट इज x इक्वल टू 3 नॉर्मल चीज़ें हैं। फॉर एन एग्जाम्पल a डिवाइड्स b वाले को देख लो बेटा। 4 डिवाइड्स 8, ये कैसा होगा? ट्रू। 8 डिवाइड्स 4, ये कैसा होगा? फॉल्स। इस सच दैट के बारे में आगे मैं सेट का रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, इसके बाद उसी पे आ रहे हैं, उसके अंदर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। वैसे सिंबल कॉलन है, पर किस रेफरेंस में यूज हो रहा है वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो बताइए क्या ये समझ में आ गया आप सभी को बेटा?